दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आया हूं जिसके बारे में सोचकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि एक आदमी आखिर इतना मजबूर होने के बाद भी इतना हाईली विल पावर वाला कैसे हो सकता है। आज के जमाने में जब आदमी कुछ ही पलों में हर चीज से बोर हो जाता है, वहीं रूबिन कार्टर की ये कहानी हमें एक ऐसी सीख देती है जो हमें सिखाती है कि अगर आप सही हैं तो आप किसी के सामने झुक नहीं सकते। आदमी की असली कैद उसका दिमाग है। जब तक वो अपने दिमाग में कैद नहीं हुआ तब तक कोई उसे कैद नहीं कर सकता। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 और रोटेन टोमेटोज पर इसको 82% की फ्रेश रेटिंग भी मिली हुई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कुछ बच्चों का ग्रुप आपस में खेल रहा होता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो एक छोटे लड़के को प्यार से कुछ चीजें देने लगता है और उसको अपने साथ चलने को कहता है। पर तभी सामने खड़े कार्टर नाम के लड़के ने उस बूढ़े आदमी के अंदर की हकीकत को पहचान लिया, इसलिए उसने उस लड़के से कहा कि फौरन उस आदमी से दूर चले जाओ। लेकिन वो आदमी रुका नहीं, बल्कि उसने उस बच्चे को छूना शुरू कर दिया। अब ये देखकर कार्टर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे बुराई पसंद नहीं थी, पर अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने झुककर पास पड़ी एक खाली शराब की बोतल उठा ली और उसे उस बूढ़े आदमी पर फेंककर दे मारा, जिससे वो आदमी जख्मी हो गया। अब ये देखकर उसके छोटे दोस्त डरकर भाग गए, लेकिन उस बुरे बूढ़े आदमी ने कार्टर को रोक लिया। फिर गुस्से में भरा वो शैतान कार्टर को पहाड़ी से नीचे फेंकना चाहता था, लेकिन उसी मुश्किल घड़ी में कार्टर ने अपने हाथ में रखे छोटे चाकू से उस शैतान के हाथ पर जोर से मारा, जिससे कार्टर उसके हाथ से छूट गया और बचकर भाग निकला। कार्टर को लगा कि वो बच गया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो उसकी जिंदगी के बुरे सपने की बस शुरुआत थी, क्योंकि वो गोरा शैतान आदमी जिस पर उसने वो बोतल फेंकी थी वो राजनीति का बड़ा खिलाड़ी था। फिर थोड़ी देर बाद छोटे कार्टर को पुलिस थाने लाया गया और वहाँ उस पर हथियार दिखाकर लूटने की कोशिश करने और एक पुलिस वाले को चोट पहुंचाने का आरोप लगा। असल में यहाँ मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर डेला एक बहुत बड़ा और कट्टर रेसिस्ट था। डेला की नजरों में काले लोग पैदाइशी ही खूंखार अपराधी होते थे, इसलिए कार्टर ने जो जुर्म किया था वो उसकी नजरों में मौत का हकदार था। लेकिन क्योंकि कार्टर सिर्फ 11 साल का था, इसलिए उसे जेल भेजा नहीं जा सकता था और इसीलिए डेला ने उसे 10 साल के लिए बच्चों के सुधार गृह में डाल दिया। अब उसे वहाँ पर तब तक रहना था जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता, तब उसे समाज में वापस आने का मौका मिलता। इसके बाद से कार्टर की सुधार गृह में नरक जैसी जिंदगी शुरू हो गई। अब 8 साल तो जल्दी से निकल गए, लेकिन फिर एक दिन सुधार गृह में रहना बर्दाश्त न कर पाने की वजह से कार्टर रात के अंधेरे में भाग गया उस आजाद दुनिया की तरफ जहां वो हमेशा से जाना चाहता था। फिर भागने के बाद कार्टर ने कई सालों तक फौज में काम किया। फौज में रहते हुए उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उसे सिर्फ यही समझ में नहीं आया कि ज्ञान और सब्र ही काले लोगों के लिए असली आजादी दिलाने वाले हैं, बल्कि उसने अपनी हकलाहट पर भी काबू पा लिया। वो तो यहाँ तक कि यूरोपियन मिडिल वोट बॉक्सिंग चैंपियन भी बन गया। इसके बाद जब वो खुशी खुशी घर लौटा तो वो एक बार में गया ताकि अपनी नई जिंदगी का जश्न मना सके। अब जैसे ही उसने बार में कदम रखा, वो एक खूबसूरत औरत को देखकर मोहित हो गया। अब इससे पहले कि वो उससे बात करने के लिए उसके पास पहुंच पाता, एक आदमी उसके सामने आकर बैठ गया। अब कार्टर ने सोचा कि ये मुक्के से उस आदमी को सबक सिखाएगा, लेकिन तभी वो खूबसूरत लड़की लुइस तेजी से बीच में आ गई और उसने कार्टर को नाचने के लिए बुला लिया, जिसके बाद वो दोनों मधुर संगीत पर वहाँ पर नाचने लगे। अब लुइस ने कार्टर से कहा, तुम्हारे हाथ सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है। तो इस तरह दोनों को पहली ही नजर में प्यार हो गया, जिसके बाद कार्टर को लगा कि यहीं से उसकी एक खूबसूरत जिंदगी शुरू होगी। लेकिन उसी शाम जैसे ही कार्टर लुइस को उसके घर तक छोड़ने आया था, तो उसके लौटने की खबर सुनकर डेला उसे ढूंढने लोगों के साथ वहां आ गया। अब डेला ने उससे कहा कि वो अपनी पिछली सजा के बचे हुए 2 साल पूरा करने के लिए वापस आ जाए। कार्टर डेला की ताकत को अच्छे से जानता था, इसीलिए वो बेबसी से उसके पीछे पीछे गाड़ी में बैठ गया। लेकिन फिर से कैद होने पर कार्टर ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपने दुख और गुस्से को ताकत में बदल दिया। हर दिन वो लगातार बहुत ज्यादा बॉक्सिंग का अभ्यास करता था और लगातार किताबें पढ़ता था। इसी बीच उसने अपने शरीर को एक हथियार में बदलने की योजना बनाई और फिर उसका उपयोग अपनी आजादी वापस पाने या उन लोगों को हराने के लिए किया जिन्होंने उसे कैद किया था। 2 साल बाद कार्टर आखिरकार रिहा हो गया। फिर जेल के फाटक से बाहर कदम रखते हुए उसने खुद को फिर से जन्मा हुआ महसूस किया।
उसने अपने दिल में चुपचाप कसम खाई कि आज से मैं फिर कभी जेल में कदम नहीं रखूंगा, क्योंकि उसने जेल में लगातार बहुत ज्यादा ट्रेनिंग जारी रखी थी। उसकी बॉक्सिंग स्किल्स अब काफी सुधर गई थी, इसलिए उसने खुद को वापस रिंग में उतारा। यहाँ अपने पहले मैच में उसका विरोधी एक गोरा चैंपियन था जो कभी हारा नहीं था। इसके बाद कार्टर ने अपनी सारी नफरत को ताकत और मुक्कों में बदल दिया। वो मुक्के एक तूफान की तरह लगातार गोरे चैंपियन के सिर पर बरसते रहे। पूरी प्रक्रिया के दौरान गोरे चैंपियन में पलटवार करने की कोई ताकत नहीं थी। अब पहला राउंड खत्म होने से पहले ही वो चैंपियन फर्श पर गिर पड़ा और फिर उठ नहीं पाया। कार्टर की ताकतवर बॉक्सिंग तकनीक और गति एक तूफान की तरह थी, जिससे उसे सबने तूफान का नाम दिया। फिर एक के बाद एक मैच जीतने के बाद उसने लुइस से भी शादी कर ली, वही महिला जिससे वो 2 साल पहले बार में मिला था। कार्टर की प्यार और करियर दोनों में सफलता और लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता को देखकर डेला, जो हमेशा से उससे जलता था, वो उससे असहज महसूस करने लगा। ऊपर से ये एक ऐसा समय था जब अमेरिका में नस्लीय संघर्ष बहुत ज्यादा थे। हालांकि कानून ने काले लोगों को समान अधिकार दिए थे, लेकिन इसे लागू करने में अनगिनत मुश्किलें थी। अब टीवी पर काले लोगों को पिटते और बुरा भला कहते हुए देखकर कार्टर को बहुत गुस्सा आया। फिर हमने देखा कि इसी बीच पास ही एक रिपोर्टर ने मौका देखकर उससे एक भड़काऊ सवाल पूछ लिया कि अगर आप इन पुलिस अफसरों से इतनी नफरत करते हो तो आप खड़े होकर लड़ते क्यों नहीं। जिस पर कार्टर ने मजाकिया लहजे में अपने विचार बताए। उसने कहा कि ये पुलिस ऑफिसर जो काले लोगों से नफरत करते हैं वो सब मरने लायक हैं। कार्टर ने एक बार कहा था, अगर मैं कुछ करता तो मैं एक बार में 5 लोगों को गिरा सकता था। हालांकि उसने रिपोर्टर को इन बातों को छापने से मना किया था। हैरान करने वाली बात ये थी कि अगले दिन ये एक बड़ी खबर बन गई। इसने गोरे लोगों की काले लोगों के प्रति नफरत और भड़का दी। उसी शाम कार्टर के घर की खिड़कियों को शरारती तत्वों ने पत्थरों से तोड़ दिया। साथ ही उन जैसे काले लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। अब उसकी पत्नी को लगा कि उसे ऐसी बातें सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। कार्टर भी ये अच्छी तरह से समझता तो था, लेकिन वो एक मरे हुए कुत्ते की तरह ढोंग करना भी नहीं चाहता था। हालांकि उसे अभी तक पता नहीं था कि आगे उसे किस हालातों का सामना करना पड़ेगा। जल्द ही कार्टर का एक और बॉक्सिंग मैच था। अब कार्टर ने गुस्से में आकर उस मैच में अपनी पूरी ताकत दिखाई। उसके जोरदार मुक्कों ने उसके गोरे विरोधी को सीधे कोने में धकेल दिया, जिससे वो एक चलता फिरता निशाना बन गया। अगर रेफरी ने बीच बचाव नहीं किया होता तो विरोधी शायद सीधे नॉकआउट हो गया होता। हालांकि ऐसे साफ तौर पर दमदार मैच में भी, ऐसे में जहां गोरे लोग काले लोगों को स्वीकारा नहीं करते थे, वहीं आखिर में नतीजे में फिर भी गोरे की ही जीत हुई। ये नतीजा सुनकर दर्शक विरोध में चिल्लाने लगे, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। हालांकि कार्टर ने बस एक कड़वी मुस्कान दी और रिंग से नीचे उतर गया। वो गोरे लोगों से मिलने वाले ऐसे व्यवहार का आदी हो चुका था। उसी शाम निराश होकर वो आराम करने के लिए एक बार में गया। वहां उसने सोचा कि जब तक वो विरोध नहीं करेगा सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। अब जैसे ही वो बार में पी रहा था, तभी पास के एक बार में एक हत्या हो गई। असल में वहां के 2 काले आदमियों ने एक बार के अंदर 3 गोरे लोगों को बंदूक से मार डाला था और इसके बाद वो तेजी से एक सफेद कार में भाग गए। अब इत्तेफाक से उसी रात कार्टर भी अपनी सफेद कार से घर जा रहा था तो उसे पुलिस ने रोक लिया। अब पुलिस ने देखा कि सफेद कार में वाकई 2 काले आदमी थे, इसलिए तुरंत दोनों को अपराध वाली जगह पर ले जाया गया। हालांकि गवाह ने अपना सिर हिलाकर बताया कि वो अपराधी नहीं था, पर डेला अभी भी उससे नफरत करता था और वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इसीलिए डेला ने 2 गवाहों को झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया, वो भी ये कहते हुए कि कार्टर वही हत्यारा था। उसने उन लोगों से कहा कि अगर आप बात नहीं मानोगे तो आपको नतीजे भुगतने होंगे। फिर डेला की धमकियों का सामना करते हुए उन्हें यह सब मानना पड़ा और इसके बाद कार्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जल्दी ही कार्टर को अदालत में लाया गया। उसका न सिर्फ जज गोरा था, बल्कि पूरी ज्यूरी में भी एक भी काला व्यक्ति नहीं था। अब ऐसी हालत को देखते हुए डेला की झूठी गवाही के साथ आखिर नतीजा तय था, यानी 3 जिंदगियों के लिए कार्टर को 3 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसकी पत्नी इस खबर को सुनकर बहुत दुखी होती है, जबकि पास के गोरे लोग खुशी से हंस रहे थे। हालांकि कार्टर चुपचाप खड़ा था, उसका चेहरा सन्न था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दुनिया आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि काले लोगों को जिस न्याय की चाहत थी वो आखिरकार कब मिलेगा। इस तरह अब ताकतवर गोरी कानूनी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में असमर्थ कार्टर आखिरकार कभी जेल ना जाने की अपनी कसम को पूरा ना कर सका। फिर जेल पहुंचने पर उसने कैदी की वर्दी पहनने से इनकार कर दिया, जो जुर्म की प्रतीक थी, वो भी ये कहते हुए कि मैं कसूरवार नहीं हूँ।
ये मौजूदा कानून है जिसने मेरे खिलाफ जुर्म किया है। इसके बाद जेल वार्डन ने उसे 90 दिनों के लिए एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया। फिर जब लोहे का दरवाजा खड़खड़ाहट के साथ बंद हुआ तो कार्टर की आत्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अदृश्य जंजीरों से बांध दिया गया हो। इस कोठरी में रोशनी का एक टुकड़ा भी नहीं था, सिर्फ दरवाजे पर रोशनी टिमटिमा रही थी, जो एक दिन के चुपचाप बीतने का प्रतीक थी। फिर कार्टर ने अकेलेपन को सहने की कोशिश की, लेकिन बेबसी की एक गहरी भावना उसे अजीब से भ्रम का अनुभव कराने लगी। इसी बीच दो आवाजें लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। एक बहुत ही घमंडी और ताकतवर लहजे में कार्टर से कहती थी कि अपनी मौजूदा मुश्किलों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने मुक्कों का इस्तेमाल करो, जबकि दूसरी विनम्र और कमजोर लगती हुई लगातार फुसफुसाती थी, मैं अब क्या करूं? दोनों आवाजें उसके दिमाग में बहुत ही तेजी से टकरा रही थी, जबकि सच में कार्टर को भी नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। वो फिलहाल कंबल को अपने सिर पर खींच सकता था और चुपचाप सिसक सकता था। आखिरकार कार्टर अपने मजबूत यकीन की वजह से टिका रहा, और जब 90 दिन खत्म हुए तो कार्टर की सफेद शर्ट फटी हुई थी, लेकिन उसकी इज्जत और आत्मा साफ बेदाग बनी रही। इसके बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने अभी भी अपना वही पुराना घिसा पिटा सूट पहना हुआ था। फिर जेल अधिकारी ने उसकी इच्छा शक्ति की बहुत तारीफ की, इसलिए उन्होंने नियम तोड़ा और उसे बिना धारियों या कैदी नंबर वाली एक सादी सफेद शर्ट ढूंढ कर दी। ये कार्टर की अपनी बेगुनाही साबित करने की सबसे छोटी मांग भी थी जो पूरी हुई थी। जेल में कार्टर को अचानक से समझ में आया कि अगर गोरे लोगों की सजा उसे सिर्फ कैद करना था, तो जब तक वो जेल से बाहर नहीं निकलता वो उसे सजा नहीं दे सकते। अब उसने काम करने या जेल का खाना खाने से मना कर दिया। हर दिन वो अपने मामले की शुरुआत से अंत तक अपनी गिरफ्तारी और मुकदमे से लेकर अपनी सजा तक पर रिसर्च करने में बिजी रहता था। उसने लगातार बड़े अफसरों से अपील की, लेकिन लगातार 7 सालों तक उसे वही नतीजा मिला। इस मोड़ पर कार्टर को लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, शायद उसे बाकी की जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। फिर बाहर अपनी पत्नी पर बोझ न बनने और खुद को इच्छाओं और मोह से आजाद करने के लिए उसने सीधे अपनी पत्नी को तलाक देने की बात कही। हालांकि उसकी पत्नी बहुत दुखी थी और अलग नहीं होना चाहती थी। अब कार्टर ने पीछे मुड़कर देखे बिना पीठ फेरी और चला गया। फिर अपनी दृढ़ता बनाए रखने के लिए कार्टर ने अपनी दिनचर्या के अनुसार जीना शुरू कर दिया। जब दूसरे जागते थे तो वो सोता था, जब दूसरे सोते थे तो वो जागता था। इस मोड़ पर वो भावहीन हो गया। अब उसने सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और ना हारने वाली भावना को बनाए रखा। उसे समझ आ चुका था कि जब तक उसके मन में कोई इच्छा नहीं है तब तक कोई उसे कैद नहीं कर सकता। फिर जीने की उम्मीद ढूंढने के लिए उसने अपने अनुभवों के बारे में एक किताब लिखने की कोशिश शुरू की। इस किताब की दमदार सामग्री को एक पब्लिशर ने पहचाना और जल्दी ही उसकी किताब द 16th राउंड आधिकारिक तौर पर छप गई। इसके दमदार कंटेंट ने न सिर्फ किताबों की दुनिया को भर दिया, बल्कि इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ और दुनिया भर में बेची गई। लोग उसकी कहानी से बहुत प्रभावित हुए और सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब न सिर्फ कई मशहूर हस्तियां कार्टर के समर्थन में आईं, बल्कि बॉक्सर मोहम्मद अली ने भी उसके लिए आवाज उठाई। यहाँ तक कि एक गोरे सिंगर बॉब ने भी उसके लिए हरिकेन नाम का एक गाना भी लिखा, जिससे लोगों के बीच उसके केस की खबर फैल गई। हालांकि इन सब से ज्यादा असर नहीं हुआ। जब कार्टर निराशा में था तभी एक काला लड़का आया जिसमें चमत्कार करने की ताकत थी। इस लड़के का नाम था लेसर मार्टिन, जिसने इत्तेफाक से कार्टर की आत्मकथा पढ़ी और इसकी अद्भुत सामग्री ने तुरंत लेसर का ध्यान खींचा। ये देखकर कि कार्टर के अनुभव भी बस्ती से ही आए थे, उस लड़के को लगा कि जैसे वो अपना ही अतीत देख रहा हो। बचपन से ही लेसर बुद्धिमान, तेज तर्राट और अच्छी बुद्धि वाला था, लेकिन उसके परिवार की गरीबी की वजह से उसे पढ़ाई का कोई मौका नहीं मिला था। अब इत्तेफाक से वो लड़का 3 गोरे कनाडियाई लोगों के संपर्क में आया। उन्हें लगा कि वो ढल सकता है, इसलिए वो उसे उसके माता पिता की मर्जी से उसे कनाडा ले गए ताकि वो एक साथ रहें और पढ़ाई करें। कार्टर के जीवन को बेहतर ढंग से समझने के लिए लेसर ने घर पर पंचिंग बैग और बॉक्सिंग का अभ्यास भी करना शुरू कर दिया। अब उसके कारण कुछ गोरे लोगों ने भी कार्टर की आत्मकथा को पढ़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने वो हिस्सा पढ़ा जहां कार्टर ने खुद को एक भावहीन मशीन के रूप में बताया था, जो शायद जल्द ही हवा के साथ गायब हो जाएगी और हर कोई उसे भूल जाएगा, तो लेसर को कार्टर के भाग्य के लिए गहरा अफसोस हुआ। इसके बाद उसने सोचा कि उसे कार्टर के लिए कुछ करना चाहिए।
ताकि उसे मजबूत रहने और जिंदा रहने की उम्मीद और ताकत मिल सके। इस तरह उसने कार्टर की तारीफ करते हुए और अपने विचार रखते हुए उसके लिए एक पत्र लिखा। और फिर एक दिन लेसर को उसका जवाब मिला, जिसे पढ़कर उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कार्टर उसे जवाब भी लिखेगा। कार्टर ने लिखा कि तुम्हारे खतों से मुझे गर्मजोशी और अपनापन फील होता है। तुम्हारे इस सहारे के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ समय के बाद लेसर ने कार्टर से मिलने का फैसला किया। फिर एक तूफानी दिन गरज और बिजली के साथ लेसर कार्टर की कैद की जगह के बाहर पहुंचा। हालांकि वो पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी लेसर ने कार्टर को एक कोने में तुरंत पहचान लिया। इसके बाद कार्टर ने हजारों मील की यात्रा करके वहां पहुंचने के लिए लेसर के साहस की बहुत तारीफ की। फिर जब उन दोनों ने लेसर को गोद लेने के लिए 3 गोरे कनाडियाई लोगों के बारे में बात की, तो कार्टर को एक बार तो शक हुआ कि उनके दूसरे मकसद भी हो सकते हैं। हालांकि इस बार वो गलत था। लेसर को उनके साथ खुशी और आनंद से रहते देखकर उसने लेसर को पिता की तरह सलाह दी कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई करे, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि लिखना मुक्के से कहीं ज्यादा ताकतवर हथियार था। अब इस मोड़ पर कार्टर पहले से बिल्कुल अलग था। पहले उसने अपनी आधी जिंदगी अपने शरीर को एक हथियार में बदलने में बिताई थी। पहले वो अपने मुक्कों का उपयोग करके सभी अन्याय को तोड़ने की लालसा रखता था, लेकिन अब वो आखिरकार समझ गया था कि नफरत के साथ बड़ा होने से सिर्फ खुद ही एक जानवर बन जाएगा। वो जानता था कि सिर्फ अपनी सोच को ऊपर उठाकर ही सच्ची आजादी मिल सकती है। अभी तक कई सालों की कैद ने उसकी धार को कम नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने उसे एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति में बदल दिया जो जीवन के आगे कभी नहीं झुकेगा। हालांकि मिलने का समय हमेशा छोटा होता था। फिर जब लेसर चला गया तो उसने और कार्टर ने एक साथ एक तस्वीर ली। ये मुलाकात कार्टर की बदली हुई आत्मा को रोशन करने वाली एक अचानक धूप की किरण की तरह थी, जिससे उसे धीरे धीरे उम्मीद भी महसूस हुई। कार्टर, जिसे अभी भी विश्वास नहीं था कि अच्छे गोरे लोग भी होते हैं, इसलिए उसने एक साथी कैदी को ढूंढा जिसने दुनिया की यात्रा की थी। फिर साथी कैदी ने उसे बताया कि सभी गोरे लोग बुरे नहीं होते। मुझे एक गोरे व्यक्ति ने 3 बार बचाया था। अब इस चीज ने कार्टर को एक बार फिर से दुविधा में डाल दिया और उसने खुद को फिर से जांचना शुरू कर दिया। जिसके बाद एक दिन आखिरकार उसने अपने भेदभाव को तोड़ दिया और फिर वो लेसर के उन 3 गार्जियंस से मिलना चाहता था जो उसकी देखभाल कर रहे थे। इसके लिए उसने लेसर को खत लिखा और फिर एक दिन लेसर के साथ वो लोग जेल में उससे मिलने आए। वो बैठक काफी अच्छी थी। यहाँ तीनों गोरे व्यक्ति मामले की जानकारी को समझने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, ताकि वो कार्टर की मदद कर सके जिस पर झूठा आरोप लगाया गया था। ये सोचकर कि उसने जो कुछ भी सहा था वो सब गोरे लोगों की वजह से हुआ था। लेकिन कार्टर, जिसने अब कोई भ्रम नहीं पाला था, वो ज्यादा बात करना नहीं चाहता था। अब उन्होंने फिर से पूछा तो कार्टर अचानक से बहुत ही उत्तेजित हो गया और माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो गया। इस तरह अब ये बैठक आखिरकार नाखुशी से खत्म हुई। लेकिन जब वो अलग हुए तो उन्होंने कार्टर के लिए एक तोहफा छोड़ा। फिर जब उसने उसे खोला तो पाया कि ये उसकी बॉक्सिंग वर्दी थी। अब अपने दोस्तों से मिली ऐसी गर्मजोशी ने तुरंत कार्टर को शब्दों से परे भावुक कर दिया। इसके बाद उसने तुरंत कुशलता से वर्दी पहनी और उसे तुरंत पुराने दिनों में रिंग में होने का एहसास फिर से मिल गया। इस पल में उसने इन 3 गोरे लोगों पर भरोसा करने का फैसला किया, ये मानते हुए कि वो अच्छे लोग थे जो उसकी मदद करने आए थे। फिर उनकी उम्मीदों को निराश न करने के लिए उसने लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। उनके पत्र व्यवहार में लेसर हमेशा कार्टर को उनके साथ उनकी गर्मजोशी भरी तस्वीरें भेजता रहता था। ये सब कार्टर के लिए एक आध्यात्मिक सहारा बन गया, जिसमें उसके दिल से लंबे समय से गायब बेबसी की भावना की भरपाई की। अब उसने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असलियत हमेशा ख्यालों से ज्यादा सख्त होती है। उस दिन उन्हें अचानक से कार्टर का फोन आया, लेकिन खबर अभी भी वही थी कि उसकी अपील खारिज कर दी गई है। अब इससे पहले कि लेसर के दोस्त उसे सांत्वना दे पाते, इतने में कार्टर ने अचानक से फोन काट दिया। कभी कभी लोग निराशा का सामना करने से डरते नहीं हैं, लेकिन जब एक बार जगी हुई उम्मीद फिर से टूट जाती है तो झटका अक्सर जानलेवा होता है। खैर, कार्टर ने एक बार फिर से अपने दिल में संघर्ष का दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद उसने लेसर और उसके दोस्तों को एक आखिरी पत्र लिखा। साथ ही उसने उम्मीद की कि वो उसे फिर से उसका जवाब या संपर्क ना करें, क्योंकि उनका प्यार उसे सिर्फ कमजोर बनाता था और उसके हिसाब से कमजोर लोगों को जेल में जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल लगता था। अब एक और साल जल्दी से निकल गया और फिर एक दिन कार्टर को लेसर का एक और पत्र मिला। हालांकि उसे कार्टर का निर्देश याद था कि ना लिखे, लेकिन फिर भी वो उससे 2 बातें साझा करना चाहता था।
एक उसकी और उसकी प्रेमिका की एक तस्वीर और दूसरा उसका हाई स्कूल डिप्लोमा। सच में लेसर के दिल में उसने लंबे समय से कार्टर को एक गुरु माना था। ये ठीक उसके असर की वजह से ही था कि लेसर के जीवन को दिशा मिली। अब कार्टर ने जब लेसर का पत्र देखा तो उसका मन फिर से भटक गया और उसके दिल में लहरें उठने लगी। उस दिन कई लोगों को फिर से कार्टर का फोन आया। उन्हें लगा कि ये कोई अच्छी खबर है, लेकिन नतीजा ये था कि कार्टर अपने टूटने की कगार पर पहुंचने ही वाला था। कई दोस्त कार्टर को लंबे समय से परिवार मानते थे, इसीलिए अपने दोस्त के खातिर उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। कुछ ही देर बाद कार्टर को उनसे एक और फोन आया, जहां उन्होंने कार्टर से कहा कि वो ऊपर के कमरे में टिमटिमाती रोशनी के पार खिड़की से बाहर देखे, जिससे अब पता चलता है कि वो लोग सीधे जेल के सामने रहने के लिए चले गए थे। वो न सिर्फ कार्टर का आध्यात्मिक साथ देना चाहते थे, बल्कि उसे बेगुनाह साबित करने के लिए अपने सभी प्रयास भी लगाना चाहते थे। उन्होंने कसम खाई थी कि अगर हम तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाए तो हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। अब अपने दोस्तों के इस दिल को छू लेने वाले फैसले ने तुरंत कार्टर को बहुत प्रभावित किया और उसे मामले की सच्चाई का जल्द पता लगाने के लिए, उस मामले की फिर से जांच करने के लिए प्रेरणा भी दी। अब कई लोगों ने उस प्रोबोनो वकील को ढूंढा जिसने हमेशा कार्टर की मदद की थी। उस वकील ने इन शौकीनों में ज्यादा उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि इस मामले में बहुत सारी बातें शामिल थी और मुकदमे की अवधि बहुत ही लंबी थी। पहले भी आम जनता के कई लोग और काफी मशहूर हस्तियां भी मदद करने आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगने और उम्मीद न होने की वजह से आखिरकार उन्होंने हार मान ली थी। अब अपने दृढ़ संकल्प बताने के बाद दोस्तों को पिछले 10 सालों में जमा किए गए लगभग 10 टन दस्तावेज मिले। अपनी मुलाकात में कार्टर ने उन्हें बहुत सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि उसे बेगुनाह साबित करने से कई लोग अपनी हद तक पहुंच सकते थे। उनकी बातचीत के जरिए उन्हें पता चलता है कि उस रात रिपोर्ट का समय 2:45 था। उसमें कई गवाह थे और जुर्म का मकसद बदला लेना था, क्योंकि वो बार काले लोगों को सर्विस नहीं देता था, जिससे वो काले लोग चिढ़ गए थे। इसके बाद कई लोगों ने 10 सालों के दस्तावेजों के संग्रह को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। इस बीच जैसे ही उन्हें एक सुराग मिला तो जेल वार्डन से एक धमकी आई कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो जांच बंद कर दें, चाहे आप जेल में हो या आपके दोस्त बाहर हों। हालांकि तीनों गोरे व्यक्तियों ने इसकी वजह से हार नहीं मानी। इसके बाद वो सबसे पहले एक पुराने गवाह के घर गए। अप्रत्याशित रूप से दरवाजा खोलने वाली गवाह की पत्नी थी और ये गवाह मुकदमे से पहले अजीब परिस्थितियों में मर गया था। हालांकि वो व्यक्ति से नहीं मिल पाए, लेकिन यहाँ उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि वो बार न सिर्फ काले लोगों को सेवा देता था, बल्कि उनके प्रति बहुत दोस्ताना भी था। यानी ये सब दिखाता है कि पुलिस का तथा कथित नस्लीय नफरत का मकसद जुर्म के लिए पूरी तरह से गलत था। यानी पूरी प्लॉटिंग पुलिस के द्वारा की गई थी। फिर जैसे ही उन्हें एक छोटा सा सुराग मिला तो डेला ने उन्हें एक बार फिर से सड़क के कोने पर रोक लिया। अब डेला ने उन्हें धमकाया कि बेहतर होगा तुम लोग तुरंत कनाडा लौट जाओ, वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें शांति ना मिले। फिर वो अपनी कार में बैठा और तेजी से चला गया। इसने दोस्तों को थोड़ा चिंतित कर दिया। फिर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने लेसर को कनाडा वापस भेज दिया और बाकी 3 को सुराग ढूंढने के लिए छोड़ दिया। अब कार्टर ने महिला की आंखों में चिंता देखी और कहा, मुझे आपकी निस्वार्थ भक्ति देखकर बहुत खुशी हुई। यदि आप लौटना चाहते हैं तो मैं समझ सकता हूँ। हालांकि महिला ने दृढ़ता से जवाब दिया, जब तक आप बाहर नहीं आते हम नहीं जाएंगे। अब एक खुली बातचीत के बाद कार्टर ने उन्हें एक और सुराग दिया। एक निजी जासूस ने तस्वीर और सबूत इकट्ठे किए थे, लेकिन बिना किसी रिकॉर्ड के। तो उसी रात कई लोग उस जासूस के घर पर गए, पर अप्रत्याशित रूप से जासूस भी कई साल पहले गुजर चुका था। कई लोगों को स्टोर में जासूस के नोट्स मिले और उन नोट्स से पता चला कि पुलिस को रिपोर्ट 2:28 पर मिली थी और कार्टर बार से 2:03 पर निकल गया था। यानी साफ तौर पर उसके पास जुर्म करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में रिपोर्ट का समय 2:45 बताया गया था। इसका मतलब किसी ने इस समय में हेर फेर किया था। अब कुछ कोशिशों के बाद उन्हें रिपोर्ट का समय रिकॉर्ड करने वाला पुराना कार्ड मिला। अप्रत्याशित रूप से कार्टर ने उस पर लिखी लिखावट को पहचान लिया। फिर पता चला कि वो सभी शब्द डेला ने लिखे थे, क्योंकि 11 साल की उम्र में इसी हस्ताक्षर ने उसे जेल भेजा था। तो अगर ये राख में भी बदल जाता तो वो उसे बिल्कुल पहचान लेता। अब ये साबित करने के लिए काफी था कि डेला पर्दे के पीछे से चीजों में हेरफेर कर रहा था। उसने न सिर्फ मुख्य गवाहों को रिश्वत दी,
बल्कि मनमाने ढंग से और चुपके से संबंधित डेटा को भी बदल दिया। ये महत्वपूर्ण खोज पूरे मामले को पलटने का महत्वपूर्ण बिंदु बन गई थी। फिर उन्हें अपनी जांच जारी रखने से रोकने के लिए डेला ने घटिया रणनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने चुपके से उनकी कार में गड़बड़ की और उन्हें एक कार दुर्घटना के जरिए खत्म करने की कोशिश की। हालांकि कार में गंभीर समस्याएं थी, लेकिन सौभाग्य से उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ। अब क्योंकि उन्होंने सबूत पूरी तरह से जमा कर लिए थे, तो अब अगला कदम इसे स्थानीय अदालत में जमा करना था। फिर दो वकीलों और कार्टर के बीच बहस हो गई, जहां कार्टर ने तर्क दिया कि उन्हें राज्य अदालत को छोड़कर सीधे संघीय अदालत में जमा करना चाहिए। हालांकि वकील ने कहा कि अगर संघीय अदालत ने मुकदमे को स्वीकार नहीं किया तो ये नए इकट्ठे किए गए सबूत फिर कभी इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे, जिसका सीधा मतलब था कि उसे फिर से कभी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कार्टर ये जुआ खेलने को तैयार था। उसे विश्वास था कि संघीय अदालत एक मानवीय जगह थी, और क्योंकि वो 50 साल से ज्यादा का था, इसलिए वो अब और इंतजार करना नहीं चाहता था। उसने कहा कि 30 साल से ज्यादा की कैद मेरे लिए काफी है और मेरे साथ मेरे कई दोस्त भी मेरी वजह से खतरे में पड़ गए हैं। तो आखिरकार वकील कार्टर के अनुरोध पर सहमत हो जाता है। फिर अदालत में पेशी के दिन उसके साथी कैदी उसे विदा करने आते हैं। अब कार्टर एक बॉक्सर की तरह स्थिर कदमों से चला, जैसे वो एक मैच में प्रवेश करने वाला हो। अब यह एक ऐसा मुकदमा था जहां न्याय का पक्ष निश्चित रूप से हारने वाला था, क्योंकि एक बार खारिज होने पर और कोई मौका नहीं बचेगा। इस वक्त अभियोजन पक्ष की टीम के चेहरों पर हर कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर भी कार्टर ने दृढ़ता से नए सबूत जमा करने पर जोर दिया। अब ये देखकर जज ने कार्टर के वकील को आगे बढ़ने की इजाजत दी। इससे अभियोजन पक्ष के वकील, जो तैयार नहीं थे, वो चिंतित होने लगे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जज इस पर विचार भी नहीं करेंगे, और इसीलिए इस मामले के लिए कोई बचाव तैयार नहीं किया गया था। फिर जज को एक सकारात्मक जवाब देते देखकर कार्टर के वकील के दिल पर से बोझ आखिरकार उतर गया। इसके बाद उसने मामले के पूरे घटनाक्रम को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। फिर वकील ने बताया कि पूरा मामला एक दिखावा था, जहां पुलिस और अभियोजन पक्ष ने सबूत गढ़ने और सच्चाई को तोड़ने के लिए मिलीभगत की थी, और इसका असली कारण था सिर्फ रेसिज्म। अब जज को उनकी गवाही पर विचार करने के लिए तैयार देखकर कार्टर अपने दिल में भावना को दबा नहीं सका। फिर उसने सालों से जमा हुआ सारा अन्याय इस पल में उसके सीधे सीधे शब्दों में बदल गया। उसने कहा कि कृपया महोदय, इस सबूत की बारीकी से जांच करें, सच्चाई को नजरअंदाज ना करें, अपनी अंतरात्मा के खिलाफ ना जाएं, कानून का अनादर ना करें और कानून को बनाए रखने के लिए सबसे बड़े सिद्धांत पर लौटें। कृपया महोदय, मेरे लिए न्याय करें। इस तरह आखिरकार जज ने कानून की असली भावनाओं को बनाए रखा और कहा कि नस्लीय भेदभाव के आधार पर किसी को दोषी ठहराना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अपमान होगा। फिर आखिर में जज ने कार्टर को बेगुनाह घोषित कर दिया और उसे अदालत से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। इस तरह अब उसकी 30 साल की गलत कैद की जिंदगी आखिरकार खत्म हो गई। अब कार्टर ने आखिरकार शारीरिक और आध्यात्मिक आजादी हासिल कर ली। वहां मौजूद सभी लोगों ने कार्टर के लिए तालियां बजाई। इसके बाद उसके साथी कैदियों ने भी उसके लिए खुशी मनाई। फिर कोर्ट हाउस से बाहर कदम रखते हुए उसने अपना सिर ऊपर उठाया और आसमान की ओर देखा। इस पल में उसने आखिरकार फिर से सूरज की रोशनी देखी। दोस्तों, ये थी रूबिन कार्टर की सच्ची कहानी, जिसके बारे में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। यह है उनकी जिंदगी के कुछ जरूरी फोटोग्राफ्स, जो दर्शाते हैं कि एक आदमी तब तक हार नहीं मानता जब तक वो खुद से हार ना मान ले। कार्टर को समझ आ चुका था कि उसकी असली कैद उसका दिमाग है। साथ ही उसने परिवर्तन का नियम समझा। जहां उसने पहले अपनी बॉक्सिंग पर ध्यान दिया, वहीं बाद में उसने अपने लेखन पर काम किया। उसने वक्त और अपनी असली ताकत को पहचाना। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह की मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं जिनके बारे में कोई अमूमन बात तक नहीं करता। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा अब आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।